बच्चों एवं प्यारे मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत चीन युद्ध 1962। ठीक है। देखिए ये चीन जो है हमारा सबसे शक्तिशाली पड़ोसी है, जिसकी गिनती वर्तमान समय के महाशक्तियों में हो रही है। 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ, जिसके बारे में लगभग हमारे विचार से हर भारतीय जानता होगा। और इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भारत चीन युद्ध। कई चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, युद्ध भी पढ़ेंगे, कारण भी पढ़ेंगे, पराजय के कारण पढ़ेंगे, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या समझौते हुए थे, क्या क्या। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपसे हम उसी स्तर पे हमने इसमें उन चीज़ों को शामिल किया है जिसके आधार पर आपका प्रश्न बन सकता है और संभवतः आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीमा विवाद का प्रारंभ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीमा विवाद के प्रारंभ में क्या है। हालांकि भारत चीन सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है, इसे सब लोग जानते हैं, हर मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट जानता होगा लगभग। हो सकता है बहुतों का नाम मालूम हो बच्चों, इसलिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, भारत चीन सीमा विवाद की मुख्य जड़ है मैकमोहन रेखा। वही सीमा रेखा जो है, इस रेखा का निर्धारण सन 1912 में तिब्बत के स्वतंत्र घोषित होने के बाद शिमला समझौते द्वारा किया गया था। यह समझौता 1912 से प्रारंभ होकर 1914 तक चला था और 1914 में जाकर समाप्त हुआ। इस समझौते में ब्रिटिश, भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय चूंकि 1912 में भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, सबको मालूम है, भारत आज़ाद नहीं था, तो उस समय भारत की ओर से ब्रिटिश भारत की गवर्नमेंट ने भाग लिया था। बाकी चीन के साथ में जो चीन की पुरानी सरकार थी, चांग काई शेक वाली, या जिसे कोमिंतांग सरकार या चांग काई शेक ही कह सकते हैं हम, ठीक है, वही सरकार ने भाग लिया था। और इस समझौते के प्रारूप पर जो प्रारूप तय किया गया था, ठीक है, जो फिर विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन रेखा के द्वारा जो रेखा बनाई गई, मैकमोहन के द्वारा जो रेखा बनाई गई थी, उसी रेखा का जो प्रारूप तैयार हुआ, जो सीमा का प्रारूप तैयार हुआ, उस पर जो है तिब्बत एवं भारत के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन चीन ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भाई चीन को मान्य नहीं था मैकमोहन रेखा, इसलिए उसने दस्तखत नहीं किया। क्योंकि इस प्रारूप को ब्रिटिश विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने बनाया था, इसीलिए इतिहास में इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। हेनरी मैकमोहन ने समझौते का जो मानचित्र बनाया, उसमें पूर्वी क्षेत्र के लिए तिब्बत तथा भारत के लिए परंपरागत सीमा रेखा अंकित थी। और उस समय वर्मा अर्थात म्यांमार, जिसका नाम वर्तमान समय में है, ब्रिटिश साम्राज्य का ही अंग था। इसलिए वर्मा और चीन की सीमा का निर्धारण करने के लिए इसी रेखा को आगे बढ़ा दिया गया था। इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैधानिक मान्यता इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि इस सीमा रेखा का एक पक्षकार चीन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। मित्रों, ये भी सत्य है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैधानिक सीमा रेखा बनने के लिए कम से कम जिन देशों के बीच में सीमा रेखाएं हैं, उनकी सहमति आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आवश्यक होना चाहिए था। चीन अगर सहमत होता तो इसको जो है वैधानिक मान्यता मिल जाती। ठीक, और भारत चीन की संपूर्ण सीमा, ये मित्रों थोड़ा सी गलती हुई है, संपूर्ण में आ में आप लोग, अड़ा में आप लोग पाई लगा दीजिएगा, उड़ुआ रा, संपूर्ण सीमा मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। पूर्वी क्षेत्र वही अरुणाचल प्रदेश, जिसका पहले नाम नेफा हुआ करता था। पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख, मध्य क्षेत्र फिपकी दर्रा से लिपुलेख दर्रा तक, और सिक्किम क्षेत्र। चीन प्रशासन किसी का भी रहा हो, उनकी नीतियां हमेशा क्या रही है, यही कि देश की सीमाओं का विस्तार करो, सीमा पार राज्यों में अराजकता फैलाओ। इसी कारण चीन का कोई भी ऐसा पड़ोसी राज्य नहीं है जिसके साथ चीन का सीमा विवाद ना रहा हो। यानी लगभग मित्रों देख सकते हैं मैप के अनुसार चीन के लगभग 12 से 14 पड़ोसी राष्ट्र हैं और सबके साथ इसका सीमा विवाद है। क्योंकि जहां भी देखिए हर राज्य की ओर अपना जो है क्षेत्र बढ़ाए हुए है, हर राज्य पर कब्जा करने का प्रयास करता रहता है, या कम से कम कब्जा नहीं करेगा तो कम से कम थोड़ी सी उसकी जमीन पे कब्जा तो कर लेगा। यही इसकी नीति है। ठीक है, एक प्रकार से ये विस्तारवादी नीति है चाइना की। ठीक,
1949 में आप सबको मालूम है चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। जैसे आप लोग साम्यवादी शासन की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? आप लोग माओ त्से-तुंग का नाम जरूर सुने होंगे। माओ त्से-तुंग की गुरिल्ला सेना, जिसे आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक गुरिल्ला सेना का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक, चलिए 1949 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने नेहरू जी को पत्र लिखकर बड़ी ही मासूमियत दिखाते हुए क्या कहा था कि हम दोनों ही देश उपनिवेशवाद के शिकार हुए हैं, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। बताइए कितना प्यार भरा वाक्य इन्होंने कहा, लेकिन थोड़ी मालूम था कि इस प्यार भरे वाक्य के पीछे जो है इनके हाथों में चाकू भी लेके आ रहे हैं। भाई हम दोनों लोग उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं, अतः हमारा फर्ज है हम दोनों लोगों को दोस्तों की तरह रहना चाहिए। बड़ा प्यार भरा शब्द उन्होंने कहा और बड़ा अच्छा शब्द कहा। ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों के, हमारे और चाइना के बीच में या भारत और चीन के बीच में कभी कोई दुश्मनी होगी ही नहीं। इतना प्यार भरा शब्द उन्होंने कहा था। 1950 का वह दौर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से गूंज उठा। यह पहली बार था जब भारत चीन के भुलावे में आ गया। हालांकि जो सीधे होते हैं, जिनके अंदर छल कपट नहीं होता, उसे दुनिया सीधी और सज्जन ही लगती है, कपट विहीन ही लगती है। और हम भारतीयों की तो परंपरा ही रही है किसी के साथ कपट ना करने की, इसीलिए नेहरू जी इस कपट को समझ ही नहीं पाए। हालांकि राजनीतिज्ञ होते, कूटनीतिज्ञ होते तब तो समझ में आ जाता। ठीक, तो पहली बार जो है भारत चीन के भुलावे में आ गया और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से पूरा जो है बॉर्डर पूरा गूंजने लगा। अक्टूबर 1950 में चीनी सेना ने तिब्बत में प्रवेश किया। 1950 और 51 में प्रथम बार चीन के नक्शे में भारत के एक बड़े भूभाग को प्रदर्शित किया गया। जब भारत ने इस ओर चीन का ध्यान दिलाया तो उसने कहा कि ये कोमिंतांग सरकार के पुराने नक्शे हैं। मित्रों, साम्यवादी गवर्नमेंट की स्थापना 49 में हो चुकी थी और इसीलिए चीन ने कहा कि ये पुरानी गवर्नमेंट जो पहले की थी उनके नक्शे हैं, अभी फिलहाल हमें समय नहीं मिला है, इसलिए हमने परिवर्तन नहीं किया है, जैसे ही मौका मिलेगा हम इसमें परिवर्तन कर देंगे। तो भारत वालों ने भी सोचा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कर देंगे भाई, कर देंगे कोई। ठीक, तो अप्रैल 1954 में भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है आपसे, पंचशील समझौते के बारे में आप क्या जानते हैं? हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिसमें इतना बढ़िया, इतना प्रेम भरे वाक्य इसमें कहे गए थे। कभी संभावना ही नहीं थी कि भारत और चीन के बीच में भी कभी युद्ध हो सकता है। चलिए इसको हम बीच में पढ़ लेते हैं कि तुरंत ही पढ़ लें इसको? चलिए रहने दीजिए, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि ये प्रश्न के रूप में आता है। 1954 में तिब्बत को लेकर भारत चीन समझौते में सीमा विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं था और जुलाई 1954 में चीन ने सीमा विवाद को उठाने के साथ ही, भाई एक तो सीमा विवाद उसने उठाया कि भारतीयों ने हमारे क्षेत्र पे कब्जा किए बैठा है, विवाद के साथ साथ ही उसने अपनी सैनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी और भारतीय सीमाओं में अपने सैनिक दस्तों को भेजना प्रारंभ कर दिया। 1960 में चाउ एन लाई उस समय जो है चाइना के प्रधानमंत्री थे। चाउ एन लाई भारत आए थे, लेकिन कोई हल नहीं हो सका, कोई हल निकल ही नहीं सका। चीनी फौज रात दिन भारतीय सीमा का अतिक्रमण करती रही। 54 से उन्होंने सीमाओं में अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया और बार बार हल्ला भी मचाते रहे कि आपने हमारे ज़मीन पे क्यों कब्जा किया है। हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए तो पहले एक भाई भाई किए, उसके बाद विवाद को उठाया, विवाद के साथ भारतीय सीमा में घुसना भी प्रारंभ कर दिए। और 1960 में इसी बातों को लेकर जो है चाउ एन लाई चीनी प्रधानमंत्री भारत आए थे, लेकिन वही है कि जब नीयत में खोट है तो समझौता कहाँ से होगा? ठीक, वही है, आए, समझौता नहीं हुआ, चले गए, लेकिन चीन की सेना बार बार भारत की सीमा में घुसती रही। ठीक है, अब यही देख सकते हैं, सैनिक कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई। वहीं से 20 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश नेफा जो है, आज इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। मित्रों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेफा आप लोगों ने पढ़ा है और आपको यही नहीं, हम आप लोगों को यही नहीं मालूम चल पाता कि नेफा है कहाँ, क्या है ये। मैप में अरुणाचल प्रदेश रहता है, तो इतना आप लोग जान लीजिए कि नेफा ही वर्तमान अरुणाचल प्रदेश है, पर अपना अधिकार घोषित करते हुए अचानक आक्रमण कर दिया। इस हमले में
उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश के खिंजमान और धवला चौकी के बीच की कई चौकियों पर चीन का अधिकार हो गया, अर्थात उसने अधिकार कर लिया। इसी आक्रमण में उत्तर पश्चिम सीमा के लद्दाख क्षेत्र के 2 चौकियों पर भी चीन ने अधिकार कर लिया। कहने का मतलब मित्रों, एक तरफा हमला हुआ था और जहां तक हो सका बढ़ते बढ़ते चले जाए, क्योंकि काफ़ी दूर तक तो वो पहले से ही घुस आए थे, 1954 से घुसना प्रारंभ कर दिए थे, धीरे धीरे करके काफ़ी आगे तक आ गए थे। विवाद होता रहा, बातचीत होती रही, लेकिन उन्होंने घुसने में कमी नहीं रखी। सीमा विवाद यानी सीमाओं का अतिक्रमण करने में उन्होंने कभी पीछे अपना पांव नहीं हटाया। इसी आक्रमण में उत्तर पश्चिम सीमा के लद्दाख क्षेत्र के 2 चौकियों पर चीन ने अधिकार कर लिया। 23 अक्टूबर को नेहरू जी ने मंत्रिपरिषद की सलाह से अमेरिका और ब्रिटेन से सहायता मांगी। 25 अक्टूबर को चीनी सेना ने पूर्वी क्षेत्र तुआंग पर भी अधिकार कर लिया। 8 नवंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारतीय संसद में घोषणा की कि चीन ने भारत पर आक्रमण करके हमें चुनौती दी है, जिसे हम स्वीकार करते हैं। हमारा देश चीनी आक्रमण के सामने झुक नहीं सकता। 19 नवंबर तक लगातार युद्ध चलता रहा। 20 नवंबर को चीन द्वारा युद्ध विराम की घोषणा का नाटकीय प्रदर्शन किया गया। फिर भी बोमडिला एवं बालोंग के क्षेत्र में भयंकर युद्ध जारी रहा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जो है भारतीय सेना घुसना प्रारंभ की, युद्ध अब चीन को भी लगा कि अब इसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे राष्ट्र इंटरेस्ट दिखाना शुरू हो गए हैं और युद्ध हो जाएगा और जम के युद्ध हो जाएगा, क्योंकि उधर से हथियार भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसने क्या किया, लंबा युद्ध ना खींचते हुए, भाई काफ़ी दूर तक तो हमारे क्षेत्र में घुस ही आया था, और उसने क्या किया, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। घोषणा करके थोड़ा सा पीछे भी हट गया। ये कंडीशन थी चाइना की, लेकिन विवाद तो पाल ही दिया ना उसने। एक तरफ से भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाला कार्य भी किया। 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम के बाद 18,000 वर्ग मील भारत की भूमि पर चीन का अधिकार हो चुका था। मित्रों, ये सत्य है कि लगभग जो है 1 महीने चले इस युद्ध में। अब आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर को प्रारंभ किया और 21 नवंबर को इसने जो है युद्ध खत्म भी कर दिया। तो ऐसे लगता है पहले से ही उसने सोच के रखा है कि भाई भारत से लड़ना है तो 1 ही महीने लड़ना है, उससे ज़्यादा नहीं लड़ना है। बाकी उसके पहले तो घुस तो रही ही थी, लेकिन लड़ाई जो शुरू हुई वो 20 अक्टूबर से शुरू हुई थी। ठीक ठाक युद्ध। ठीक है मित्रों, चलिए अब इसको जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आगे जो है वायुसेना की भूमिका आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।